नमस्कार। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है ठीक होंगे। दोस्तों, इससे पहले दो वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, संविधान की विकास यात्रा, संविधान का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए जो हमने बताया था ना कि कंपनी जो हमने संविधान के विकास को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, कंपनी का शासन और ब्रिटिश क्राउन का शासन, तो उसमें से आज की वीडियो हमारी जो है कंपनी के शासन के ऊपर रहेगी। अगली वीडियो में हम ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज यानी कि जहाँ के ब्रिटेन के राजा और रानी का भारत में शासन रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है 1599 ईस्वी को आप भी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर ने जो है कंपनी को भारत में शासन करने के लिए एक चार्टर दिया। चार्टर मतलब कि आप एक अधिकार पत्र भी कह सकते हैं या एक लाइसेंस, हाँ लाइसेंस कहें तो ज़्यादा उचित रहेगा। एक लाइसेंस दिया कि आप क्या कीजिए, जाइए भारत में 20 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। जी हाँ, ये व्यापार 20 वर्षों तक का था, ये चार्टर 20 वर्षों तक का था। और साथ ही में राजा रानी ने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी ना, उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक 20 वर्ष के बाद यह विचार करेंगे कि आपको एकाधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए। एकाधिकार मतलब मोनोपोली, केवल मतलब भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, बाकी किसी कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो है आदेश नहीं मिला था या आज्ञा नहीं मिली थी, अनुमति नहीं मिली थी। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं जैसे कि 1600 से लेकर 1764 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कंपनी व्यापार कर रही थी। लेकिन 1764 में एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। और इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जीत गए तो क्या किया उन्होंने फिर बक्सर के युद्ध के बाद? आप नाम जानते होंगे, रॉबर्ट क्लाइव। 1765 में इन्होंने जो है इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि करने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का अर्थ आप टैक्स से भी ले सकते हैं कि टैक्स वसूल करने का जो है उन्हें अधिकार मिल गया। इतना सा आप जान सकते हैं। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी 1600 ईस्वी में, तो उसको क्या दिया गया था? एकाधिकार दिया गया था 20 वर्षों का। प्रत्येक 20 वर्षों के बाद हम जो क्या करेंगे, आपके लिए कानून बनाते रहेंगे। इसी कड़ी में दोस्तों क्या हुआ, जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लो ना, जब ब्रिटिश सरकार को, माफ़ कीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में टैक्स कलेक्ट करने की जो है अनुमति मिली, तो आप सोचो ना कि कंपनी को कितना मुनाफा हुआ होगा। एक तो ये व्यापार में फ़ायदा कमा रही थी, ऊपर से इन्हें टैक्स वसूल करने का भी ये हो गया। सोच रहे होंगे ना फ़ायदा हुआ, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। कंपनी को इससे 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ द कर्मचारी। जो उसके कर्मचारी थे, कर्मचारी क्या करने लगे? निजी व्यापार करने लगे, रिश्वत लेने लगे, और वो क्या करने लगे? अपनी जेबें भरने लगे। कंपनी मतलब इतनी घूसखोरी आप उसमें देख सकते हैं कंपनी में कि कंपनी का कुछ फायदा नहीं हुआ। जो कर्मचारी थे वो उस समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। इतनी सारी घूसखोरी थी। अब कंपनी चली गई ब्रिटिश संसद। उन्होंने कहा माय लॉर्ड, हम तो डूब गए। कंपनी ने कहा कि हम तो डूब गए, हमारे कर्मचारी घूस ले रहे हैं, ये कर ले हैं। माय लॉर्ड, कुछ तो कीजिए, कुछ तो रेगुलेट कीजिए, इन्हें नियम बनाइए। तो ब्रिटिश संसद को मौका मिल गया कंपनी के ऊपर अपनी पकड़ बनाने का। तो इसी दिशा में जो है आपका पहला जो एक्ट था, पहला अधिनियम, पहला कानून बनाया गया, जिसे आप लोग और हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, जो इस अधिनियम की जो है ना संवैधानिक महत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की नींव यहीं से रखी गई। जो आज हम सुप्रीम कोर्ट देखते हैं उसकी नींव यहीं से रखी गई थी। साथ ही में केंद्रीय प्रशासन, इन सभी की नींव इसी एक्ट से रखी गई थी। यह एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दोस्तों, कैसा कदम था? पहला कदम था। इसके द्वारा जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है मान्यता मिली। इसी के द्वारा जो है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। हालांकि ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था।
फिर आप ये देख सकते हैं उस टाइम मैप के थ्रू मैं अगर आपको बता सकूं, ये इंडिया का मैप आप समझ लीजिएगा। 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी अंग्रेज़ों की, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ पर आपका था बंगाल, यहाँ पर आपका मद्रास और यहाँ पर आपका बम्बई। ये जो है 3 उस टाइम अंग्रेज़ों के मुख्य शक्ति केंद्र थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को जो है बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे माफ़ कीजिएगा, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसकी सहायता के लिए क्या किया गया, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसे हम कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले गवर्नर जनरल जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग्स थे। इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश उस टाइम थे। उसी की तरह आगे देखें तो क्या किया गया था, सबसे मेन ये एक्ट किस लिए लाया गया था, ताकि रिश्वतखोरी कम हो, घूसखोरी कम हो, कंपनी को फायदा हो। तो इसके एक्ट के द्वारा क्या किया गया, निजी व्यापार भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे देखें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की एक जो है बॉडी का, एक संस्था का निर्माण किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कीजिए, हमें जितना भी लेखा जोखा लेना होगा हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों से लेंगे, हम हर किसी से नहीं पूछेंगे। तो क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब जवाबदेही हो गया ब्रिटिश सरकार के प्रति। आई होप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद हम 1781 के अधिनियम के बारे में जानते हैं। हालांकि देखो ना, जैसे मैंने 20 वर्ष के बाद का 1773 के बाद अगला एक्ट हमारा 1793 को आना चाहिए, लेकिन बीच में भी आवश्यकता पड़ी दोस्तों। 1781 का जो एक्ट था, जब 1773 का एक्ट बना तो उसमें कुछ कमियां थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं या बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसे कि गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। ये जो भी है मेन इसमें यह है कि न्यायालय जो है हिंदुओं को, इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के कानूनों के अनुसार तथा मुसलमानों को मुसलमानों के कानूनों के हिसाब से ही जो है उनके मामले आदि विवाद को तय करे। मतलब कि जो हमारे, मान लीजिएगा किसी ने चोरी की, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। अगर वो हिंदू होगा तो हिंदू धर्म में या हिंदुत्व में चोरी की सज़ा क्या है उसी के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। मुस्लिम में जो है, मुसलमान के इसमें उसकी चोरी करने की क्या सज़ा है उसी के हिसाब से उसे दंड दिया जाएगा। ये इसका मतलब है। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, जो उस टाइम ये एक्ट पास हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पीट्स, पूरा नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उन्हीं की नाम से ये पीट्स इंडिया एक्ट इसका नाम रखा गया। इसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को जो है अलग अलग कर दिया गया। अब बोला गया कि राजनीतिक कार्य अलग कीजिए, व्यापारिक कार्य अलग कीजिए। जो आपके राजनीतिक कार्य होंगे उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है देखेगा, जो आपके राजनीतिक व्यापारिक मामले होंगे या व्यापारिक कार्य होंगे उसे निदेशक मंडल, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो देखेगा। ये देख सकते हैं ना, निदेशक मंडल का क्या काम दिया गया कि आप व्यापारिक मामलों को संभालिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम दिया गया आप राजनीतिक मामलों को देखिए। इसके द्वारा कंपनी में द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। द्वैध शासन, दो प्रकार से शासन होने लगा। किसके द्वारा, एक आपका निदेशक मंडल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले किसके द्वारा देखा जाता था, राजनीतिक और व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही देखे जाते थे, लेकिन अब क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 संस्थाएं बनाई गई और द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था का आरंभ हुआ। इसके द्वारा जो कंपनी ने आज तक भारत के जितने भी क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भैया देख लो, इसे ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा, इसमें क्या कहा जाएगा कि ब्रिटिश सरकार का हक इस क्षेत्र पर है। इसके द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। देख लो, पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का। किसके द्वारा, 1784, क्योंकि जितने भी क्षेत्रों पर कब्जा किया था ना मेरे भाई,
अब ब्रिटिश सरकार ने कहा पहले तो उसे जाना जाता था कि कंपनी का शासन है, कंपनी ने कब्जा किया है, बट अब से जाना जाने लगा कि ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं 1786 का अधिनियम। दोस्तों आप इस टाइम जो बंगाल का गवर्नर जनरल हमारे बने वो लॉर्ड कॉर्नवालिस बने, जिनके बारे में आपने भी अगर आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। जैसे कि कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का यूरोपीयकरण इन्होंने किया, पुलिस व्यवस्था का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। जब 1786 में हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस जी बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने इस पद को ग्रहण करने के लिए 2 शर्तें रखी। इन्होंने कहा भैया देख लो, मैं गवर्नर जनरल तो बनूंगा, पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है या नहीं, चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं गवर्नर जनरल तो बनूंगा लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा और मुझे जो मेरी काउंसिल है 4 सदस्य परिषद है, मुझे उसके निर्णय मानने पड़ रहे हैं जो अन्य गवर्नर है। तो ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझ पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। सबसे पहले आप इस नियंत्रण को हटाइए, मुझे ये अधिकार दीजिए कि मैं काउंसिल के निर्णय को ना मान सकूं जहां मुझे उचित ना लगे। ये अधिकार दे दिया गया। फिर उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि बाबू भैया मुझे सेनापति कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। ये 2 शर्तें रखी इन्होंने, ये आप इस अधिनियम में याद रख सकते हैं। ये आया हमारा जो 20 वर्षों के बाद का था ना मोनोपोली, 1793 का चार्टर कानून। इसके द्वारा क्या किया गया, 1793 के चार्टर के द्वारा भारत पर कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। पहला तो था आपका 1773, उसके बाद 1793। इतना आई होप समझ गए होंगे भारत पर कंपनी के। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 1793 का है ये इज दी मस्ट, इट इज मस्ट। ये क्या है, बहुत जरूरी है, इट इज वेरी मस्ट। भारत पर कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देख रहा था, राजनीतिक मामले देख रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी मेंबर थे, पहले क्या किया जाता था, ब्रिटेन की सरकार ही उन्हें वेतन देती थी, सैलरी देती थी। लेकिन 1793 के चार्टर कानून के द्वारा कहा गया कि भारत को और लूटो, जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उन्हें भारत के राजस्व से ही भुगतान किया जाए। दोस्तों इतना हो गया, चलिए आगे देखते हैं। 1793 के चार्टर में आप इतना ही याद रख सकते हैं। फिर 1813 का चार्टर कानून, देखो 1793 के बाद अब अगर आप +20 करेंगे तो आपका आगे क्या आएगा, 1813 का चार्टर कानून आएगा। इसे देखते हैं जल्दी से। भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले क्या किया गया, 1793 के चार्टर के द्वारा 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन 1813 में जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन जो चाय का व्यापार था तथा चीन के साथ कंपनी का व्यापार था, मुख्यतः अफीम जो भी उत्पादन का इनका व्यापार था, उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को जो क्या किया गया, एकाधिकार बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ, मान लीजिए जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बहुत फायदा होने लगा। उससे पहले पुर्तगाली भी आए थे, जो यूरोप की अलग अलग कंपनियां थी वो तो चले गए संसद। उन्होंने कहा माय लॉर्ड हमारे साथ देखिए व्यापार करने का अधिकार तो हमें भी है, तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये अधिकार क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कानून पारित किया और अन्य कंपनियों को भी भेज दिया। तो इसी की तरह क्या किया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और माना जाता है यहीं से भारत को लूटने की जो है तीव्र गति प्रारंभ हुई, क्योंकि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूट रही थी, अब क्या थी, सारी यूरोप की कंपनियां भारत में आकर भारत को लूटने लगी। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तो इन्हीं कंपनियों ने भारत को लूटा है। ईसाई मिशनरियों को जो है इस एक्ट के द्वारा भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार की व्यवस्था इसी एक्ट में हुई। स्थानीय सरकार को यह निर्देश दिया गया कि आप कीजिएगा, व्यक्तियों पर दंड लगाइए, माफ कीजिएगा कर लगाइए, टैक्स लगाइए, जो टैक्स नहीं देता आप उन्हें दंड की व्यवस्था कीजिए। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार ना, जो इनको मानना था कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत गई गुजरी है। पश्चिमी शिक्षा का अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फायदा होगा, ब्रिटिश सरकार को ही इसका लाभ मिलेगा। इसी व्यवस्था से उन्होंने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न जो आपकी कल्चर है, एजुकेशन है, उसे भारत में फैलाने की सोच, फैलाने का जो निर्णय लिया, जो भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद 1813 के बाद हमारा 1833 का चार्टर कानून आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप यह याद रख सकते हैं कि केंद्रीयकरण की दिशा में यह निर्णायक कदम था। ये छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए।
फिर आप याद रख सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए पहले था बंगाल का गवर्नर, 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। फिर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून तथा नए कानून को एक्ट कहा जाता था। मतलब अगर आप समझे तो देखेंगे कि 1833 से पहले हमने जितने भी एक्ट पढ़े उन्हें हम चार्टर कानून कहते थे। चार्टर क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद ने ब्रिटेन में ही बनाती थी। लेकिन 1833 के बाद जितने भी कानून बने उन्हें हम क्या कहते हैं? चार्टर कानून के नाम से नहीं जानते हैं दोस्तों। उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? एक्ट या अधिनियम उन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं 1853 का एक और बच गया। हाँ, एक चीज़ आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि पहले क्या होता था, जैसे अगर आपको आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, आप क्या करते हैं? आजकल एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम सिविल सेवकों के लिए पैसा चलता था, जो भी उन्हें लगता था वो अपनी मर्जी से मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को उस कुर्सी पर बिठा देते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ, मतलब एग्ज़ाम लेना शुरू हुआ। लेकिन इसी के द्वारा एक चीज़ आप पहले ये भी समझ लीजिए कि क्या किया गया कि भारतीयों को भेदभाव करना मना कर दिया किसी पद, कार्यालय, रोजगार। या कहा गया कि जो कुशल व्यक्ति होगा वो किसी भी पद को धारण कर सकता है। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया? इसका विरोध किया, और इसी विरोध के कारण जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का जो आयोजन शुरू किया था, इस विचार को विचार ही रहने दिया गया, इस पे अमल नहीं किया गया। आगे का देखते हैं हम 1853 का जो अधिनियम है, चार्टर अधिनियम। तो पहले क्या कहा जाता था? देखो, कानून कहा जाता था, एक्ट अधिनियम अब 1833 के बाद के इसको कहा जाने लगा। पहले क्या कहा जाता था? जैसे हमने पढ़ा 1793 का चार्टर कानून, हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 33 के बाद जितने भी थे ये हमारे चार्टर अधिनियम के नाम से जाने लगे। 1853 के चार्टर के 1853 का जो हमारा चार्टर अधिनियम है, इसे 1773 से लेकर 1853 तक के जितने भी चार्टर अधिनियम थे अंतिम चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। क्योंकि इसके बाद जो क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति जब हुई तो क्या हुआ? कंपनी का शासन खत्म हुआ, समाप्त कर दिया गया। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले क्या किया गया? 1833 में तो रखा गया था विचार कि नई सिविल सेवा के लिए जो है खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, लेकिन वो विफल हुआ। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई और भारतीयों को भी सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति प्रदान दी गई या की गई। जो हमारे गवर्नर, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसे दो भागों में बांट दिया गया। एक तो विधायी और दूसरी प्रशासनिक, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। और दोस्तों माना जाता है कि यहीं से हमारी लोकसभा की नींव हुई, क्योंकि लोकसभा के भी हमारे क्या थे, मतलब संसद मान लीजिए ना, संसद में क्या होती है? हमारी विधान पालिका होती है, कार्यपालिका होती है, और तो यहीं से इसकी नींव रखी गई थी। आगे देखते हैं कि गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या विधान परिषद कहा जाता है। ब्रिटिश संसद जैसे ये काम करती थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया, कुछ हमसे भी गलती हो सकती है, या आपको लगता है कि कुछ आपको डिटेल में जानना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे ताज के शासन को 1858 से 1947 तक का जो रहा। उसके बाद हम अंतरिम सरकार के बारे में जानेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसके बारे में। उसके बाद हम सीधा जो है प्रश्नों के ऊपर करेंगे चर्चा। तो देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम जब हुआ तो नियम के अनुसार अगले 20 वर्षों के बाद यानी कि 1873 में क्या होना चाहिए, एक और कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1857 में सिपाही विद्रोह कहना तो इसे गलत होगा, क्रांति कहेंगे हम। हमारे 1857 की क्रांति हुई, 1857 की जब क्रांति हुई तो इसने जो है ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से हिला डाला। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल गई तो ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन देखती है तो जल्द ही उन्हें भारत की सत्ता से हाथ
धोना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया कि ठीक है चलिए, अब जितना भी आपने पैसा कमाना था, जितना भी आपको शासन करना था आपने कर लिया, अब से शासन हम संभालेंगे, आप भारत को संभाल पाने में सक्षम नहीं है। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो है ब्रिटिश रानी ने, ब्रिटेन की रानी ने, महारानी जो वहाँ की थी, उन्होंने क्या किया, भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अंडर ले लिया। और कंपनी वहाँ से क्या होगी, कंपनी को कहा कि आप व्यापार करना तो व्यापार करिए, लेकिन आप प्रशासन नहीं देख सकते। तो कल के वीडियो में हम यही जानेंगे 1858 से 1947 तक की यात्रा, संविधान का विकास किस तरह से हुआ। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। जैसा कि आप देखते हैं ना कि अध्यादेश, आर्टिकल 1, 2, 3, 123 आप अध्यादेश पढ़ते हैं, अध्यादेश कहाँ से आया, बजट की प्रबंध कब हुआ। जैसे आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 74 आप पढ़ते हैं, उसका जो है नींव कहाँ से रखी गई थी। इन सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे 2 वीडियो में। अगली ही एक वीडियो में आपका जो है पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा संविधान की विकास यात्रा। संविधान की विकास यात्रा होने के पश्चात हम आपको बता देंगे कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे आगे। अगर आपको दोस्तों मैं अंतिम में यही कह रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें मोटिवेशन देने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसी कामना के साथ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत मित्रों।